वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो। और आज जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है साउंड, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और साउंड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात है वो मेरे भाई क्या है कि जो हमें आज उसकी जो नेचर को प्रूव करना है। एक तो हमें पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है, और अगर मीडियम ना हो तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पाता। तो मेरे बच्चे आज हमने ये चीज भी प्रूव करनी है, अगर मीडियम रिक्वायर है तो मैकेनिकल वेव है, और अगर वो मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है। एक तो मेरा बेटा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और दूसरी आपके पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जी, साउंड का जो चैप्टर है उसमें हमें पेज नंबर में ज़रा देखने लगा हूँ। पेज नंबर जी आपका 21 बनता है। पेज नंबर 21 और 22 की आज बात करेंगे। सो पेज 21 पे आ जाएं और हमें प्रूव करना है कि साउंड हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को हमें प्रूव करना है, साबित करना है। मेरे भाई, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल नेचर में या अभी साउंड वेव्स में ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई ट्यूनिंग फोर्क होता है, आप उस ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर जब हैमर मतलब ए ओ बी तीन पोजीशन ले लेते हैं जिसके गिर्द वो वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन और साउंड क्रिएट करता है। जी वालेकुम सलाम। सो मेरे भाई, आपने देखा होगा जब मैं किसी भी चीज को प्रेस करूं या मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से मैं एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा। जब मैं उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, जिस तरह एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी इनिशियल पोजीशन में या नॉर्मल पोजीशन में होंगे। तो जहां पे कंप्रेशन आए, ये देखिए ये कंप्रेशन है, where the molecules are very close to each other, और ये हमारे पास क्या होता है जी, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की एक सीरीज जिस वेव में बनती है उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसकी टाइप है जी, मैकेनिकल वेव की। और मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए भी, या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और मीडियम क्यों जरूरी होता है, ये चीज कल की एक्टिविटी में बेल जार एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये चीज क्लियर जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है। वाई द साउंड हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर, तो मुझे बताएं, तब इसके बाद मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, खूबियां क्या क्या होती हैं साउंड की, आवाज़ की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे क्लियर कर दें। ये मेरे ख्याल में मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, आयशा वटेवर जो भी यहाँ पे बात कर रहे हो, मेरा बेटा प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी लिमिट में रहते हुए लेक्चर पे फोकस करें। ये पबजी कौन खेलता है, कौन नहीं खेलते, कौन कैसे खेलते हैं, सो मेरा बेटा मैं काइंडली यही कहूँगा, काइंडली जस्ट शट अप, अपनी काइंडली बकवास बंद कर लें और फोकस करें लेक्चर के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की फजूल बातों की वजह से बाकी पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है। और जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमें उसको इसी तरह ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि इंसानों को बात समझ में आ जाती है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती है जिसको मार मार के समझाया जाता है उसको शायद समझ में नहीं आती। और इन दिनों मुझे यकीन माने बड़ी हैरानगी होती है कि यार, मतलब आप लोगों का एक टीचर यहां पे पढ़ा रहा है, आपके रूहानी बाप यहां पे जोर लगाकर एक चीज को पढ़ा रहे हैं, और आप आपस में क्वेश्चनिंग क्या कर रहे हो, तुम पबजी खेलते हो या नहीं खेलते हो।
मतलब क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे यही सवाल पूछेगा कि तुम पबजी खेलते थे या नहीं खेलते थे? कोई अक्ल के अंधो, कुछ सोचो। अजीब नेक लोग हैं यार ये। अभी इनसे कोई फिलोसफिकल बात पूछनी हो तो ऐसे ऐसे फलसफे झाड़ना शुरू कर देंगे ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान यही है। जी सर, रिपीट ब्रीफली। माशाल्लाह। चलें दोबारा से ये चीज़ मैं फिर बता देता हूँ कि अगर जागे आप लोग कि हमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर का प्रूफ करना था। कल हम लोगों ने ये कहा था कि साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए, पहुँचने के लिए मैकेनिकल वेव की ज़रूरत होती है। यकीन मानो आपको उस दिन भी कहा था यार सर सॉरी की ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा रमज़ान का महीना है और रोज़ा भी होता है। और आप खुद मुझे बात बताओ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो आपके अब्बा जी ही क्यों ना हो या अम्मा जी क्यों ना हो, अगर वो आपकी बात को ना सुने और वो साइडों पे देखना शुरू कर दें तो आपका दिल करेगा कि यार या तो मैं अपने सर पे कुछ मार लूँ या इनके सर पे कुछ मार दूँ। तो इसी तरह जब एक टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा होता है और वो चाह रहा होता है कि आपका नुकसान ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोगों को सिर्फ इस बात की फ़िक्र हो कि मेरी बहन या मेरा भाई पबजी खेलता है या नहीं खेलता, मैं ज़रा पूछ लूँ, तो मेरे ख्याल में फिर बनता है आप लेंगे इतना तो। सो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लेकिन साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखते हैं इसलिए क्योंकि हमने जब ट्यूनिंग फॉर्क से जब मैं बोलूं भी तो मेरे नियर बाय जो मॉलिक्यूल्स होंगे जी, तो जो मॉलिक्यूल्स करीब नियर बाय होते हैं, बड़ी मेरे क्वेश्चन कर लिया, तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आएगा ना, प्रेशर अप्लाई करूंगा मैं, और बाकी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो तो अपने नॉर्मल पोजीशन में होंगे। तो ऐसी वेव जिसमें कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन होते हैं उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। जी मुबशर, आप भी मेरा बेटा प्लीज़, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। और टीचर अगर किसी को डांटता है तो एक्चुअली वो डांट नहीं होती, वो मोहब्बत ही होती है। तो इस चीज़ को मेरा बेटा डाइजेस्ट करने की कोशिश किया करें, दिल पे नहीं लेते। हाँ इतना ज़रूर लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। अब ये ना कि इतने डीट हो जो फर्क ही ना पड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खूबियां। सबसे पहले हमारे पास आ गई लाउडनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। सो लाउडनेस, जब भी कोई चीज लाउड होती है या फिर वो क्या होती है, मध्यम आवाज होती है, कम आवाज होती है। सो लाउडनेस किसी भी साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं ऊंची और मध्यम आवाज में। सो लाउड एंड फेंट साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम नाम देते हैं लाउडनेस का। सो लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which loud and faint sound can be distinguished। जैसे कि एक छोटी ढोल की, छोटा मिरासी और बड़ा ढोल बड़े मिरासी, जब दोनों होते हैं दोनों की जो आवाज़ है उससे बड़े अच्छे से क्लियर किया जा सकता है कि कौन सी आवाज़ बड़े मिरासी की मतलब ढोल की है और कौन सी आवाज़ छोटे मिरासी बल्कि ढोलकी की है। तो लाउडनेस हमें बताती है कि आवाज़ ज़्यादा है या आवाज़ कम है। सो लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between loud and faint sound। भारी और बारीक आवाज में फर्क करना, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लाउडनेस का। अब मेरा बेटा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी छोटी ढोल की और बड़े ढोल की,
तो जिसकी लाउडनेस ज्यादा होगी जो बड़ा ढोल होगा, या गिटार को ज्यादा तेजी से वॉयलेट या बड़े ही जोर से उसको प्लग किया जाएगा तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा। तो लाउडनेस हमें ये चीज क्लियर करती है कि कब आवाज ज्यादा होती है और कब आवाज कम होती है। इवन कि स्पीकर का जब वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हो तो आप उसकी लाउडनेस बढ़ा रहे होते हो। चलो मेरा बेटा, अगर आपने ये चैप्टर लर्न कर लिया तो अब इसमें ऐसे कीजिएगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है और बाकी लोगों ने भी पढ़ना है। उसके बाद जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, हम बड़ी मध्यम आवाज में फैन साउंड में बात कर रहे होते हैं, मतलब कि लाउडनेस क्या होती है, कम। लेकिन जब अपने पूरी पब्लिक के सामने बात करनी होती है और स्पीकर ना भी हो या स्पीकर हो तो आप लाउड स्पीकर का यूज करते हो या लाउडली बोलते हो। फैन का मतलब हल्की सी आवाज में, जैसे हम किसी की चुगली करते हुए, बल्कि हल्की सी आवाज में, बारीक सी आवाज में बात करते हैं। सो उसे हम ना बारीक नहीं कह सकते, हल्की आवाज में कह सकते हैं, क्योंकि बारीक और भारी आवाज ये हमारे पास पिच में डिस्टिंग्विश किया जाएगा। ये ऊंची और मध्यम आवाज की बात की जा रही है। यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे बताएं मेरा बेटा। फिर ये लाउडनेस 3 चीजों पे डिपेंड करती है। लाउडनेस कब कम या ज्यादा होगी, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसके एम्पलीट्यूड पे। सेकेंडली आपके पास आ गई एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मेरा बेटा, मेरी बातों का माइंड बिल्कुल नहीं करना, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का और डांटने का भी और प्यार करने का भी। तो जो चीज़ दिल पे लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मेरा बेटा कोशिश किया करें, मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश यार ये होती है कि अगर रमज़ान में, लॉकडाउन में अगर स्टूडियो में आके एक क्लास पढ़ाई जा रही है और आप भी उस क्लास में बैठे हुए हो तो आपका नुकसान ना हो। होपफुली आप मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। तो लास्ट वन है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब क्या है जी, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर जितनी तेजी से ड्रम को बीट किया जाए या गिटार को प्लग किया जाए तो हम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होते हैं, आवाज की लाउडनेस क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब एरिया का मतलब है कि अगर ये छोटी ढोल की इसका एरिया कम है, ये बड़ा ढोल है इसका एरिया ज्यादा है, तो बड़े ढोल के साथ भी लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन आएगा कि जी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा तो आपके पास लाउडनेस भी ज्यादा होगी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कम होगा तो आपके पास लाउडनेस भी कम होगी। जैसे कि यहां पे अगर मैं ये ढोल और ढोलकी की बात इसलिए कर रहा था, इवन कि आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे कि आजकल रमजान चल रहा है, डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। वाइब्रेटिंग बॉडी जो चीज साउंड क्रिएट कर रही है, अगर सुबह सुबह अंकल आते हैं जो हमें रोजा सहरी के लिए उठाते हैं, अगर वो किसी दूसरे गली में हो तो हमें उनकी आवाज बहुत कम सुनाई देगी, ढोल की आवाज बहुत कम सुनाई देगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस लिख रहा हूं, लेकिन अगर वो हमारे घर के बिल्कुल करीब आ जाए, डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, जैसे कि कान के करीब आके कोई आवाज सुनी जाए तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा। तो ये लाउडनेस और उसकी 3 डिपेंडेंस थी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे कि डिस्टेंस का मतलब अगेन कि अगर एक ढोल आपके बिल्कुल दरवाजे पे है और एक तीसरी गली में है तो दरवाजे वाले की आवाज सुनाई ज्यादा देगी, इसलिए मैंने लाउडनेस और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन रखा कि डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी। चले मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कि अगर आप लोग माइंड नहीं करते तो बड़ी अच्छी बात है।
वाई साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, फैलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अगर आप बात करो स्पेस की, तो वहाँ पे ना तो एयर है, ना ही किसी किस्म का कोई और मीडियम है, तो वहाँ आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच सकती। तो ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत, उन्हें मैकेनिकल वेव कहते हैं। पता नहीं बेटा क्या होता है। बेटा ग्लास क्लोबिट भी आपके पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, जिसमें आप थोड़ा सा हिट करने के बाद उसमें साउंड जनरेट कर सकते हो। एंड दिस इज द फिनोमेना ऑफ साउंड एज रेजोनेंस की वजह से वहाँ पे ये होता है। और स्पेशली एक ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो कि जो कि ये सिंगर्स के पास होते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे वाइंड अप होता है। कल अगेन प्रोपेगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फैलना। एक दूसरे के साथ वो शेक कर रहे होते हैं, पीते हुए, पता नहीं क्या पीते हुए। जैसे कि आप कोका कोला पीते हुए हो, तो वो एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो टकराने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। ये शिफा को काफ़ी अच्छे से पता है। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। कल अगेन मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और अगेन कोशिश कीजिएगा कल आपको डांट ना पड़े, और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।